नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 15 को लेकर। इस प्रोग्राम में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न जो कि ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, या आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित, या ऐसा कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, पूजा पाठ की फील्ड से रिलेटेड है, आध्यात्म की फील्ड से रिलेटेड है, तो आप उन सभी प्रश्नों को मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा पूछ सकते हैं। क्या करना होगा आपको प्रश्न पूछने के लिए? जो भी प्रश्न आपके मन में है उस प्रश्न को आप अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, आप सभी दर्शकों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होंगे उनके जवाबों को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये दिव्यांश जी ने पूछा है कि दाम्पत्य का विचार करते समय जन्म कुंडली के दशम भाव को देखने की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन का विचार करना है तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना होगा, सप्तम भाव के अधिपति को देखना होगा, साथ ही साथ शुक्र की स्थिति को देखना होगा। ये तीनों ही चीजें आपको दाम्पत्य जीवन के विषय में मोटी मोटी बातें तो बता ही देती हैं। आपके जीवन साथी के स्वरूप के बारे में भी ये भाव आपको बता देता है। परंतु आपने कहा है दशम स्थान, तो जो दशम स्थान है वो आपका कर्म स्थान है। अब देखिए, दशम स्थान जो है वो सातवें घर से अगर आप गिने तो चौथा भाव है, अर्थात कहा जा सकता है कि ये भाव आपके दाम्पत्य के सुख को प्रदर्शित करता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दशम भाव में जो पापक ग्रह हैं, जैसे सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं, मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, राहु यहाँ पर अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, शनि भी यहाँ पर कारक हैं, तो ये पापक ग्रह दशम भाव में कारकत्व ले लेते हैं, इनको यहाँ पर बल मिल जाता है। तो इसके दशम भाव में इन पापक ग्रहों के होने के चलते आपका कार्यक्षेत्र तो अच्छा हो जाएगा, आप कर्मठ हो जाएंगे, परंतु ये पापक ग्रह अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये आपके दाम्पत्य के सुख में परेशानी का कारण बन सकते हैं। समझना होगा कैसे? समझ लीजिए कि दशम भाव में सूर्य आपके आकर के बैठे हुए हैं, तो दशमस्थ सूर्य अगर होंगे तो आपका फेम बहुत ज्यादा होगा, आपको समाज में लोग जानेंगे पहचानेंगे ज्यादा, उसी तरह से आपके काम भी बहुत ज्यादा होंगे। तो उनकी वजह से आपका जो ध्यान है वो दाम्पत्य में कम लग पाएगा और आप बाहर के कामों में ही ज्यादा उलझे हुए रहेंगे, जिस वजह से दाम्पत्य के सुख में कमी आएगी। दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। दशम भाव में अगर राहु जाकर के बैठ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में लगा रहेगा, ऐसे लोगों के चाहने वाले भी बहुत होंगे, फेम भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है, तो जनता के बीच में ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध भी हो जाता है। तो जनता के लोगों के बीच में ही वो घिरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसके दाम्पत्य सुख में कमी तो आएगी ही आएगी। अगर दशम भाव में शुभ ग्रह जाकर के बैठते हैं तो दशम भाव में शुभ ग्रह होने के चलते कार्यक्षेत्र भी लिमिटेड ही रहता है, वो वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में वो बन जाता है, और दाम्पत्य का सुख भी लगभग ठीक ठाक देखने में आया है। तो हाँ, दशम भाव को देखने की आवश्यकता होती है दाम्पत्य के सुख को विचार करते समय। सीधे से भी समझ में आता है कि जो बहुत ज्यादा अपने कार्यक्षेत्र में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो कमजोर, या दाम्पत्य के सुख को वो भोग नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपना जो ज्यादातर समय है उसका यूटिलाइजेशन वो अपने कार्य क्षेत्र पर ही कर रहा होगा। तो इसी वजह से दाम्पत्य का विचार करते समय दशम भाव को देखने की आवश्यकता होती है। और एक प्रश्न इन्होंने किया है कि क्या पंचम भाव में बैठा गुरु हमेशा भाव नाश करता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के विषय में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये गुरु बहुत से भावों के कारक होते हैं। जन्म कुंडली में लगभग 5 से 6 भाव के कारकत्व गुरु को प्रदान है। जैसे द्वितीय भाव धन भाव है तो धन भाव के कारक गुरु होते हैं, पंचम भाव ज्ञान भाव है तो ज्ञान भाव के कारक गुरु होते हैं, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव पति का है तो पति के कारक गुरु होते हैं, नवम भाव भाग्य का है, भाग्य कारक गुरु होते हैं, 11वां भाव लाभ का है, लाभ कारक गुरु होते हैं। तो पंचम भाव में, जैसा कि आपने पूछा कि पंचम भाव में बैठा गुरु हमेशा भावनाश करेगा, नहीं, पंचम भाव में अगर गुरु जाकर के बैठा है और अगर ये पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है तब ये भावनाश करेगा। कारण फॉर एग्जाम्पल, पंचम भाव से आप संतान का विचार कर रहे हैं, अब आपने देखा कि पंचम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह शनि या राहु की दृष्टि पड़ी तो संतान से विच्छेद को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए कि पंचम भाव में गुरु भी बैठा हो और इन पर विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ी, तो भाव और उस भाव का कारक ये दोनों ही ग्रह पीड़ित हो जाएंगे। तो कहा जाएगा पापक ग्रह की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये दोनों ही ग्रह पीड़ित मतलब पंचम भाव और पंचम का कारक गुरु पीड़ित हो जाएंगे, तब कहा जाएगा कि गुरु ने यहाँ बैठ करके भावनाश कर दिया। कायदे से देखा जाए तो वो पापक ग्रहों की दृष्टि दोनों पर पड़ जाने की वजह से भावनाश की बात यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर पंचम भाव में गुरु अकेले जाकर के बैठे हुए हैं या किसी के साथ भी हैं लेकिन अकेले हैं मान लीजिए, और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ये भावनाश वाली स्थिति नहीं आएगी, या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भावनाश वाली
बात नहीं आएंगी। जब ये पंचम भाव में गुरु किसी पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तब भाव और भावकारक दोनों पीड़ित होंगे, तब जाकर के भावनाश वाली बात कही जाएगी। अगला प्रश्न सचिन जी का है। इन्होंने कहा है, प्रणाम गुरुजी, शराब पीने से कौन से ग्रह खराब होते हैं? शराब पीने से तो जीवन खराब हो जाता है। शराब आपके जीवन को खराब कर देती है। मैंने कई बार ये जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से इस लाइन को मैंने कई बार बोला है। सबसे पहले तो देखिए, शराब पीने से कौन सा ग्रह खराब हो जाता है? जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा क्या है? लग्न और लग्नेश वही खराब हो जाते हैं। कैसे? लग्न और लग्नेश आपके शरीर को प्रदर्शित करते हैं। शराब का भक्षण करना आपकी सेहत को कमजोर कर देता है, आपके शरीर को कमजोर कर देता है। तो जब आपका शरीर व्यक्तिगत रूप से कमजोर होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न और लग्नेश कमजोर हो रहे हैं। अब लग्न और लग्नेश कमजोर हो जाएं तो सारे राजयोग रखे के रखे रह जाएंगे। दूसरी चीज है, हम सब किसके स्तर पर जी रहे हैं? मन के। जो भी हमको चाहते हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम दिन भर भाग रहे हैं, वो सब आकांक्षाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। हमारे मन में पहले थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स पर हम विचार करने के बाद उन पर एक्शंस लेते हैं, और उन एक्शंस के आधार पर हमारी जिंदगी निर्धारित होती है। शास्त्रकार कहते हैं कि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। जो हम अन्न खाते हैं उसी से मन का हमारे निर्माण होता है। हम किस तरह के आहार का भक्षण कर रहे हैं, ये हमारे मन का जो सोच है उस पर अन्न का ही बहुत ज़्यादा काबू होता है। तो जब आप शराब, जो कि कहीं ना कहीं तामस उसमें आती है, तो आप उसका जब भक्षण करेंगे तो आपकी सोच, आपका मन खराब होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके विकास को बाधित करेगा। तीसरी चीज़ जो देखने में आती है कि ये सोचिए, एक शराबी क्या क्या गंवाता है। फैमिली वाले तो परेशान हो रहे हैं, उसका शरीर खराब हो रहा है, वो सब चीज़ें ठीक है। लगभग वो 8 से 10 घंटे नशे में रहता है, तो 24 में से उसने अपने 10 घंटे तो गंवा दिए। लगभग उसके पास 24 में से 14 घंटे ही बचे, तो उसने समय को गंवा दिया। और समय ही सबसे ज़्यादा अमूल्य है। समय तो लौटकर आता नहीं है। अब समझ लीजिए कि रात में कुछ इमरजेंसी आ जाए, आप नशे में धुत हैं, तो वो इमरजेंसी भी गई, और जो आप कर सकते थे, किसी की मदद कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो समय का ह्रास होता है। दूसरी चीज़, मन पीड़ित होता है, चंद्रमा खराब होते हैं। कहीं ना कहीं शराबी का आत्मविश्वास भी देखें तो पीने के बाद ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन जब नहीं तो वो आत्मविश्वास में भी कमी आती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी खराब हो रहे हैं, और लग्न और लग्नेश तो खराब हो ही रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा कि जीवन ही खराब हो जाता है। तो ये तामस चीज़ें हैं, मेनली इन सब चीज़ों के प्रयोग से व्यक्ति को बचना चाहिए, वही अच्छा होता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही कुछ प्रश्न थे जो आप लोगों ने किए थे। एक हमारा शॉर्ट वीडियो था कि सपने में दांत टूटने से संबंधित, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत से व्हाट्सएप भी आते हैं उस वीडियो को लेकर के, और बहुत से लोग उसमें कमेंट भी करते हैं कि उसमें मैंने कहा था कि मृत्यु की सूचना को प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल, सपने में 1 या 2 दांत टूटते अगर दिखाई पड़े, तो ये कहीं ना कहीं आने वाली समस्याओं को प्रदर्शित करता है। और अगर सभी दांत टूट जाएं तो ये मृत्यु को प्रदर्शित करता है। मृत्यु का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि व्यक्ति बस सांसें ही रुक जाना, उसको मृत्यु नहीं। मृत्यु तुल्य कष्ट, भयंकरतम कष्ट या भयंकरतम रोग आपको हो सकता है जो कि मृत्यु के समतुल्य हो। तो सपने में अगर दांत टूटते हुए आप देखते हैं, तो बिना परिस्थितियों को जाने तो मैं एक ही उपाय बता सकता हूँ, शिव जी की आराधना। मुझे पता नहीं उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं बताया, जो भी हो, शिव जी की आराधना करिए। उस स्वप्न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए, ताकि उसके दुष्परिणाम में काफ़ी हद तक कमी आ जाए। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप सचमुच परेशान हैं, तो एक प्रॉपर सलाह तो आपके लिए यही होगी कि अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा के, आपका समय वर्तमान समय में कैसा चल रहा है, अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपर आप एक बार अध्ययन करा करके उससे संबंधित उपाय अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये एक जो जवाब था जो कि बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको इसी में कवर कर लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजी शो के आज के इस एपिसोड में इतने ही प्रश्न आप लोगों ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों का मैंने जवाब दिया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपना प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ अपना प्रश्न, जो कि ज्योतिष से संबंधित, हमारी पूजा पाठ से संबंधित, अपनी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित, किसी भी तरह के उपाय से संबंधित, आध्यात्म की फील्ड से संबंधित आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।